हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। आज का दिन संडे एक्सप्रेस है, तो आज का पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हो सके तो लास्ट तक दिखिएगा। 5 से 10 मिनट में हम लोग डेली एनालिसिस कंप्लीट कर देते हैं डेली न्यूज़पेपर का। तो पहला आर्टिकल ये है कि मिराज 2000 और सुकोई 30 MKI ये दो जेट एयरक्राफ्ट है। ऐसे इंडिया के पास ऐसे कई सारे एयरक्राफ्ट जेट है, जिसमें राफेल जेट भी एक आता है जो कि फ्रांस से है। पर ये मिराज और सुकोई जो है, ये रशिया रशिया के थ्रू इंडिया को मिला हुआ है। इनमें जो है दोनों प्लेन में एक्सपेक्टेड है कि मिड एयर क्रैशिंग हुआ, जिसके कारण दोनों प्लेन, एक भरतपुर जाके और एक प्लेन जाके मध्य प्रदेश में क्रैश कर गया। दिस इज द इशू, ये है की मुद्दा जो हुआ है। अब देखिए, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझना है। एग्जाम में ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि प्लेन क्रैश हुआ है। एग्जाम में आपको ये इसके बारे में पूछ देगा, मिराज 2000 का क्या की फीचर्स है, सुखोई 30 MKI का क्या की फीचर्स है, ये दोनों किस कंट्री के संग कोलैबोरेशन में इंडिया को मिला है, जैसे कि रशिया, और इनका कोई अपग्रेडेड वर्जन है कि नहीं है, तो वो आपको जानना है, क्योंकि उसके बारे में भी एक स्टेटमेंट एग्जाम प्रीलिम्स में हो सकता है। तो यही एग्जाम के लिए आपको इसमें से प्रिपेयर करना है। और फिर कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल ये है कि इंडिया जो रशिया से ऑयल मंगाता था, उसमें काफी ज्यादा सर्ज हुआ है, सर्ज इन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार जब हुआ, तब से वेस्टर्न सैंक्शन लगने के बाद रशिया अपना ऑयल डिस्काउंट में बेचने लगा। और इंडिया जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री, अपने फायदे के हिसाब से पहले सोचेगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले सोचेगा, तो वो रशिया से ऑयल लेना चाहेगा। और इंडिया रशिया का रिलेशन भी पुराना है, तो रशिया भी इंडिया को देना चाहेगा पहले। और वैसे रशिया किसी को भी देना चाहेगा, पर इंडिया को भी देना चाहेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, रशिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ना चाहिए लॉजिकली। पर दूसरा बात यह है कि नाइजीरिया और यूएस से जो इंडिया का ऑयल आता है, उसमें संख्या परसेंटेज की डिक्लाइन हुआ है। एट द सेम टाइम्स इराक, सऊदी और यूएई, ये तीनों कंट्री से जितना ऑयल आता था पहले इंडिया से, लगभग उतना ही आता है। इराक में थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ है। और इन जनरल इंडिया का ऑयल कहाँ कहाँ से इंपोर्ट होता है, उन सारे कंट्री के रेफरेंस में कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है कि ट्रेंड घटा है या बढ़ा है, या किस कारण से घटा है या बढ़ा है। तो इसको आप एक आर्टिकल को पढ़िएगा और समझिएगा कि इंडिया ऑयल इंपोर्ट जो करता है, उसके ऑयल इंपोर्ट में इन जनरल हर कंट्री से किस किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या बेनिफिट होता है। वैसे दो दो चार चार पॉइंट का एक सेट बना लीजिए। उससे क्या है कि आपको कभी भी ऑयल इंपोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, तो आपके पास 4-5 पॉइंट रेडी होंगे एनी टाइम लिखने के लिए, विद एग्जांपल ऑफ द नेम ऑफ द कंट्री जहाँ से ये चीज़ें होती हैं, ताकि आपका आंसर हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए, पॉपुलर मुगल गार्डन्स जो है, जो कि राष्ट्रपति भवन में सीजनली ओपन होता है फॉर 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, तो मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये जैसे हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हम लोग रूल के अंदर, स्पेशली ब्रिटिश रूल के अंदर या फिर एंशियंट मेडिवल रूल के अंदर, अगर हम लोग के अंदर वैसा स्लेव मेंटेलिटी डाला गया था, उससे हम लोग रिलीज होना चाहते हैं, उससे हम लोग हल्का होना चाहते हैं, तो इसके थ्रू नेम चेंजिंग भी उसका एक एस्पेक्ट माना गया है। उसके तहत मुगल गार्डन्स का नाम चेंज करके अमृत उदयन किया गया। तो ये आपको समझना है, दिस नेम आपको रिमेंबर रखना है। और राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन सीजनल खुलता है, ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि कभी स्टेटमेंट बन सकता है, प्रीलिम्स का कोई भरोसा नहीं है। और वैसे ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मुगल गार्डन किस राजा के दौरान खोला गया था, ये भी अवेयरनेस बुरा नहीं है। ऐसे कुछ कुछ हिस्टोरिकल साइट्स है, जैसे मुगल के टाइम पे हुआ था, दिल्ली सल्तनत के टाइम भी लोधी गार्डन्स है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज में ये है कि पहला आर्टिकल है अपने पास, जो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ा है इंडिया का, उसका कैरी फॉरवर्ड न्यूज़ है। फिर उसके बाद आपको पता हुआ है कि अभी रिसेंटली आसाम में उन्होंने आसाम गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है कि 14 से 18 वर्ष तक की कोई भी लड़की के संग कोई लड़का शादी करता है या फिर वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो शादी को इलीगल माना जाएगा। इनफैक्ट उसको सजा दी जाएगी आदमी को, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। और उन्होंने पिच किया कि 22 से 30 साल तक राइट एज ऑफ बर्थ होता है उनके अकॉर्डिंग, ह्यूमन बॉडी का अंडरस्टैंडिंग उनका जो है उस हिसाब से। तो ये सब जस्ट जानकारी के लिए कि किस तरह से पॉक्सो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और आसाम में इसमें क्या अपडेट है, वो जानकारी के लिए। फिर सेकंड, ये केरला में एक एक्ट था 1998 में पास हुआ होगा कि जो इंसान फिजिकली चैलेंज पर्सन है, वो चाहे तो टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है अपने व्हीकल के लिए। तो सिमिलरली एक बंदे ने पिटिशन किया कि मैं मेंटली चैलेंज हूँ, तो मेरा मोटर व्हीकल टैक्स मुझे एग्जेम्प्ट मिलना चाहिए, तो हाई कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया। तो आपको ऐसे समझना दो तरीके से। पहला, कि जो फिजिकली डिसेबल्ड यानी कि मेंटली डिसेबल्ड एंड फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, उनको कैसे हम लोग एम्पावर कर सकते हैं, उसको कैसे रिलीफ दे सकते हैं, ताकि वो लोग बेटर लाइफ और इंक्लूसिव लाइफ जी सके। उस कंटेक्स्ट में उसको एग्जांपल की तरह कोट कर सकते हो आप। सेकंड, आप इसको ये भी समझ सकते हो कि लॉज जो है अपने कंट्री में, पुराने लॉज जो थे, वो इतने इंक्लूसिव नहीं थे। उनको इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस लॉ, जिसमें कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। दोनों एस्पेक्ट से आप इसको एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल नहीं है, पर अगर कुछ नहीं मिले आपको, तो ये भी लिखना बुरा नहीं है। नाउ देखिए, अभी दो इंडिपेंडेंट आर्टिकल ये है। तो पहला आर्टिकल ये है, को बताओ, कल हम लोग ने पढ़ा था इंडस वाटर ट्रीटी।
जिसके जिसके अमेंडमेंट के लिए इंडिया ने नोटिफाई किया पाकिस्तान को। तो अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी में चेंजेस करने के लिए, रीनेगोशिएट करने के लिए 2021 में हमने हाउस के पैनल कमेटी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका है कि हमें रीनेगोशिएट करना चाहिए, बिकॉज जो करंट चैलेंजेस है वर्ल्ड के, जिसमें क्लाइमेट चेंज आता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आता है, इसको नजर रखते हुए हमें हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि 1960s में बना था, जिस टाइम हम लोग ये इशू को इतना एक्टिवली डिस्कस नहीं करते थे, इस इशू को इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल है और कुछ रिकमेंडेशन है जो पैनल कमेटी ने दिया था पहले, उसका लोग डेफिनेटली रीड कीजिए फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी। आप लोगों को न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा। इसमें 2 या 3 पॉइंट निकालना आपको, बस इंडस वाटर ट्रीटी में लिखने लायक, उतने आपको ध्यान रखना। ना दूसरा बात, एक जो आपको पता है डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें कई सारे पेपर्स पब्लिश हुए थे, मैंने दिए गए थे, प्रेजेंट किए गए थे बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट, ओवरऑल थीम ये था कि चाइना कैसे इंडिया के नेबर्स पे अपना ग्रिप को टाइटन कर रहा है। अब जैसे सीए एनआरसी ऐसे पॉलिसीज है, वो कैसे चाइना को हेल्प कर रहे हैं बांग्लादेश में इनरोड्स करने के लिए, और कैसे इंडिया का नेपाल के प्रति जो बिग ब्रदर एटीट्यूड रहा है पिछले कुछ टाइम में, वो कैसे एटलीस्ट नेपाल जैसे परसीव कर रहा है, उसके वजह से नेपाल चाइना की तरफ जा रहा है, इंडिया से एलिनेट हो रहा है। तो ये 2-3 एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हुए स्पेशली ये बता रहा है कि पाकिस्तान के और सबसे खराब रिलेशन इंडिया का किसी नेबर के संग है तो नेपाल के संग है। तो ये काफ़ी ट्रबलसम बात है। तो इस टाइप के इशू को हाईलाइट करते हुए ये इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन बने कि इंडिया का रिलेशन जो है अपने नेबर से डिक्लाइन कर रहा है, या फिर चाइना इज मेकिंग इनरोड्स इन द इंडियाज नेबर, उस कंटेक्स्ट में ऐसे 10 मार्कर इंटरनेशनल रिलेशन में कभी बनता है तो ये आंसर, ये पूरा आर्टिकल काम आएगा। उसके अलावा इसका इन्फॉर्मेशन इन जनरल इंडिया नेबरहुड रिलेशन में भी आपको लिमिटेशंस इंडिया का जो है उसको हाईलाइट करने में भी ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स प्ले करेगा। तो 4 से 5 पॉइंट आप निकाल लोगे तो इनफ है, वैसे अगर मेन आंसर के लिए देखो तो आप सफिशिएंटली इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो दिस वाज इट। आज के न्यूज़ में इतनी बात थी। आई होप आपको न्यूज़ पेपर पढ़ के अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और हाईलाइटेड पेज एक्सेस कर पीडीएफ एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसका हाईलाइटेड पेज पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।